बीते दिनों देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के सपूतों की तारीफ करने पर भी उनकी आलोचना हो रही है, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। उधर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक ही परिवार को सम्मान दिया, न कि पटेल, बोस और डॉक्टर आंबेडकर जैसे नायकों को। इस बीच आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े ढेरों तथ्यों को भी अपने अपने हिसाब से समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर में आज जैसे हालात ना होते। आरोप है कि नेहरू ही मुल्क के बंटवारे के जिम्मेदार थे ताकि वो भारत के पीएम बन जाएं। विपक्ष की माने तो नेहरू ने ही डॉक्टर आंबेडकर को चुनाव हरवा दिया। सुभाष चंद्र बोस की अनदेखी की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी। वैसे हमले बीजेपी और संघ पर भी लगातार जारी हैं। कांग्रेस याद दिला रही है कि ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। आरोप है कि आजादी की लड़ाई से संघ दूर थी। आरोप तो ये भी है कि संघ अंग्रेजों के साथ था। तो आजादी की लड़ाई और नायकों का सच आखिर है क्या? क्या वाकई कांग्रेस ने आजादी के नायकों की अनदेखी की है? क्या बीजेपी नायकों पर सियासत तो नहीं कर रही है? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और हमारे साथ इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चंद्र कुमार बोस जी हैं। आप सुभाष चंद्र बोस के परिवार से जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी जुड़ चुके हैं और इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल जी। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। नेहरू की विरासत पर सवाल क्यों? किसके सुभाष, किसके पटेल? क्या सियासी हस्तियों के साथ भेदभाव किया गया? क्या नेहरू गांधी परिवार को जरूरत से ज्यादा तरजीह दी गई? बीजेपी यही आरोप लगाती रही है। बीजेपी का कहना है कि दूसरे सियासी हस्तियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पीएम ने इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी वार किया। पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सरकारों ने सरदार पटेल को उतनी तरजीह नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके पद चिन्हों पे भी चलना जरूरी है। दिग्गजों की विरासत पूरे देश की है, लेकिन सियासतदान इसके बंटवारे में जुटे हैं। चुनाव से पहले सियासी हस्तियों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच महासंग्राम मचा है। टीम न्यूज नेशन। आलोक जी, सबसे पहले आपसे, आजादी के नायकों पर सियासत बीजेपी कर रही है या आपको लगता है कि जो गलती आपने कर दी है दरअसल में उसको सुधारने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए, कोई भी पार्टी है, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर उसको सुधारा जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सुधार की दिशा में कोई कदम उठता तो हम उसका ज़रूर स्वागत करते। ये मात्र और मात्र प्रतीकों की राजनीति है। जहां पर आज मोदी जी विशालकाय प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, वहीं पर साथ में ही नर्मदा सरोवर पर जो सरदार पटेल जी के नाम पर बांध है उसका नाम नहीं लेते हैं। राज्यों को, रजवाड़ों को, सबको जोड़ा। उस समय पर प्रधानमंत्री अगर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका नाम नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि बापू का नाम तक नहीं लेते हैं। ये प्रतीकों की राजनीति है। एक तरफ आज आपको बहुत याद आ रहे हैं कि सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल, आप माला लेकर बैठ गए हैं। इन्हीं के दो बच्चे थे जो दोनों 1952 और 57 में चुनाव लड़े और पूरा हिंदुस्तान का जनसंघ इकट्ठा हो गया कि सरदार के परिवार से कोई व्यक्ति जीतना नहीं चाहिए। आज बहुत प्यार उमड़ रहा है इनको। मैं पूछना क्यों उमड़ रहा है प्यार? नहीं, मुझे केवल ये लगता है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, आज वो लोग, उनका अपना कोई नायक नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है पुराना, तो उसको कहीं ना कहीं उनको अपना नई पीढ़ी को एक गलत तरीके से, एक गलत परिप्रेक्ष्य में पुराने इतिहास को रखना चाहते हैं। तरुण चुग साहब, प्रतीकों का अभाव है आपके पास, इसलिए ये प्रतीकों पर सियासत कर रहे हैं आप? ऐसे मेरे मित्र थोड़ा सा बुखला गए हैं। इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सरदार पटेल
देश के गृह मंत्री थे और उस कांग्रेस में थे जिस कांग्रेस ने देश की आजादी कराई थी और जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी ने कहा था कि अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव लड़ेगी, जो पार्टी बनेगी, वो कांग्रेस और थी। लेकिन इन लोगों ने महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानी। लेकिन आज जो कांग्रेस है वो सरदार पटेल वाली कांग्रेस नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनने पर इतना विवाद उनको हो रहा है, दुख हो रहा है, इनको इसके साथ जुड़ना चाहिए था। आज कहा जा रहा है चाइना से सामान लाया गया है। ये पूरे देश के अंदर जो किसान जिसने अपने खेती का सामान देकर, अपने गांव की मिट्टी देकर इस मूर्ति के लिए भेजा है, लाखों किसानों ने भेजा है, उसके बलबूते पर आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 70 साल कांग्रेस ने प्रयास किया कि उनका कद छोटा किया जाए, उनके कद को छोटा किया जाए। और आज अगर देश ने तरुण चुग साहब, ऐसा क्यों लगता है आपको की बात की है, उनका कद जो था 2, 4, 5 ऐसे प्रयास जो आप गिना सकें जिसके आधार पर आप कह सकें कि सरदार पटेल के कद को छोटा करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने? कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे संस्मरण आपको याद हैं? देखिए सरदार जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन में ही उनको भारत रत्न मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके जीवन में भारत रत्न मिला। राजीव गांधी जी के देहांत के तुरंत बाद उनको भारत रत्न मिला। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न के लिए 1991 तक इंतजार करना पड़ता है, जिसने 560 से ज्यादा रियासतें इकट्ठी कर दी। उनको भारत रत्न के लिए तब भारत रत्न मिलता है कि जब राजीव गांधी जी को देना है तो उसके समय में। ठीक है तरुण चुग साहब, आपने भारत रत्न का जिक्र किया। प्रोफेसर मक्खनलाल, प्रोफेसर मक्खनलाल सर, आप इतिहास को बेहतर तरीके से समझाएंगे। जो बात यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोपों के तौर पर दिखती है, इतिहास के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई जब देश की रियासतों के विलय का जिक्र होता है तो सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल का ही जिक्र होना चाहिए, या आपको लगता है कि महात्मा गांधी की भी अहम भूमिका थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, बीपी मेनन की भूमिका थी, या लॉर्ड माउंटबेटन की भी भूमिका थी? प्रोफेसर मक्खनलाल, इसको जरा सा मैं बहुत क्षमा याचना के सहित बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बात दिक्कत यह है कि राजनीतिज्ञों को, किसी भी पार्टी को, उन्हें खलती है, लेकिन मैं इतिहास से अलग नहीं हट पाता जी। आज की जो कांग्रेस है, उचित ये होगा कि अपने को वो 1947-48 के बाद की कांग्रेस से न जोड़े तो अच्छा है। गांधी जी नहीं जोड़ा जाए, विवेकानंद फाउंडेशन के लोग बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। आप बताइए क्यों करते हैं? मैं विवेकानंद फाउंडेशन, बताइए ना क्यों करते हैं? आलोक जी आप कहिएगा। मैं विवेकानंद फाउंडेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं मक्खनलाल इतिहासकार हूँ, ये ध्यान रखिए। मक्खनलाल जी कहिए। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, लिहाजा कांग्रेस ये न कहे कि कांग्रेसी थे। और क्यों छोड़ी थी उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में जाऊंगा। 1946 में 29 अप्रैल को कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव होना था और उस समय यह तय था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा वो देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। कांग्रेस कमेटीज इसके लिए, जैसे आज हैं कांग्रेस कमेटीज अपने अध्यक्ष चुनती हैं, 29 अप्रैल 1946 को जो लास्ट डे नॉमिनेशन का था, कांग्रेस की 15 कमेटीज ने 12 को सरदार पटेल को नॉमिनेट किया, 3 ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। बहुत सिंपल बात है इतिहास की, तथ्यों की, कि सरदार पटेल वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री अनअपोज्ड। ठीक है, गांधी जी के कहने से, गांधी जी कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, एक बार फिर याद दिला जी। उन्होंने कहा ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ये मैसेज बोला, साफ कहा कि मैं किसी के अंडर में नहीं काम करूंगा, चाहे सरदार पटेल हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, मौलाना नहीं, एक मिनट बताया था पंडित नेहरू जी ने। नहीं, आपके पास आऊंगा मैंने, कृपा करके नहीं, आप लोग जिस तरह के तथ्यों को रखते हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे इसलिए काटूंगा मैं बार-बार। मुझे केवल ये बताइए, अगर पंडित नेहरू जी को इतनी दिक्कत थी, उनके दोनों बच्चों को लोकसभा, दोनों बच्चों को राज्यसभा भेजा, तो बात नहीं, बीजेपी ने उनके किसी भी परिवार के सदस्य आलोक जी पूरा देश आपको देख रहा है। जब आपके पास आए, जब अपनी बात कहिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा मक्खनलाल जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक चीज अभिलाष जी आपसे समझना चाहता हूं, आपसे विनम्र प्रार्थना है, पैर छू सकता हूं, आप अपनी बारी आने पर बात करिए, आप अपनी बारी आने पर बात करिए। फैमिली को पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति के कदम, पंडित नेहरू भी आदमी थे, करने वाले ये काम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम यही कहेंगे इसके अंदर क्या कमियां थी, दोनों
बात हो जाएगी। माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। प्रोफेसर मक्खन लाल जी, माफ कीजिएगा आप लोगों की लॉर्ड माउंटबेटन पूरा देश आपको देख रहा है। बाहर ही नहीं आ आलोक पाए जी, मक्खन लाल जी, पूरा देश आपको देख रहा है। सर विनम्रता आप रखिए। इनको- नहीं, आप व्यक्तिगत किसी का चरित्र पर हम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आरएसएस में क्या क्या होता है जरा बता दूं। अरे आलोक जी सुन तो लीजिए, लेकिन अब मैं उर्मिलेश जी से पूछ रहा हूं। उर्मिलेश जी, 46 का जिक्र होता है और ये कहा जाता है कि सरदार पटेल अगर अध्यक्ष बनते तो वो देश के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन नेहरू की जिद के कारण महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया। आजाद ने इसे रिकॉर्ड किया है। ठीक है सर, सुन तो लीजिए, उर्मिलेश जी से बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पुरुषोत्तम दास टंडन को किस तरीके से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। हम देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो किस तरीके से राजनीतिक घमासान देखने को मिलता है। क्या ये सब कुछ सामान्य है जो 3 अध्याय, जिनका एक का जिक्र प्रोफेसर मक्खन लाल जी ने किया, 2 का जिक्र मैंने किया, या उस वक्त की राजनीति इस तरीके की थी जो आज भी दिखती है, जहां पर खींचतान नजर आती थी, जो सामान्य बात है राजनीति में? उर्मिलेश जी, हमारा देश असल में चीज़ों को, आपने प्रतीकों पर बात करनी का आयोजन किया है आज की, प्रतीकों की राजनीति। हम बहुत सारे प्रतीकों में जाते हैं, हम इस तरह की चीज़ों में अपना समय जाया करते हैं जिनका आज की देश की युवा पीढ़ी अपने मोबाइल पर जो पढ़ती है संदेश के तौर पर, नहीं तो उसी तरीके की बातें पढ़ती है। नहीं तो हम देश की युवा पीढ़ी को बताएंगे, समझना जरूरी है। नहीं, देश की युवा पीढ़ी को बताएंगे कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर न जाए, गूगल को देवता न माने, वो इतिहास के ठोस ग्रंथों को पढ़े, वो तमाम जो बड़े इतिहासकारों ने काम किया है इस देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास पर, उनको देखे। ये एक सेकंड, मैं जो महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहता हूं इन लोगों के लिए और इनके जरिए आपके दर्शकों और श्रोताओं के लिए, देखिए, आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई उसमें अनेक धाराएं थीं। कांग्रेस सबसे बड़ा मंच थी आज़ादी की लड़ाई के समय। आज जो लोग कांग्रेस को, गांधी को, नेहरू को, सुभाष बोस को, पटेल को या तो उनकी निंदा करते हैं, उनको खारिज करते हैं, या उनमें से कुछ को एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, वो लोगों का इतिहास आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी का है ही नहीं है। ये भी डिबेटेबल पूरी, अरे डिबेटेबल नहीं भाई, आरएसएस 1925 में बना था। आप हमको बताइए कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कब हिस्सेदारी की? उर्मिलेश सर, ठीक है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, लेकिन तो इसमें भी अलग-अलग तरीके के तर्क हैं, मैं उन पर भी आऊंगा। इतने बुरे थे, मैं गांधी ऐसे भूमिका को भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन चंद्र कुमार बोस साहब, चंद्र कुमार बोस सर, चंद्र कुमार बोस सर, क्या आपको भी इस बात का एहसास कहीं होता है कि जो सम्मान सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए था, जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक दावे हैं, राजनीतिक आरोप है। उर्मिलेश सर माफ कीजिएगा, उर्मिलेश सर माफ कीजिएगा, सर ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। बैन किया था। मेरा सवाल चंद्र कुमार बोस जी से, चंद्र कुमार बोस जी, आपका अनुभव। देखिए, आज़ादी का लड़ाई 1857 से शुरुआत हुआ था, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे का आंदोलन। उसके बाद हजारों लोग बलिदान दे चुका है। आप जानते हैं, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, बिनोय बादल दिनेश, साथ साथ महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा आंदोलन था उसका भी काफी प्रभाव पड़ा। मगर शेष लड़ाई जो था, लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो था आजाद हिंद फौज का लड़ाई। और आजाद हिंद सरकार जो प्रतिष्ठित हुआ था, आप जानते हैं 21 अक्टूबर 1943 में, वो था अखंड भारत की पहला आजाद सरकार, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री थे। देखिए, सबका कंट्रीब्यूशन आजादी का लड़ाई में थे जी, किसी को छोटा नहीं करना चाहिए, सबका कंट्रीब्यूशन है। मगर जो सही इतिहास है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, इट इज अनफॉर्चुनेट, जे 72 साल बीत गया है, हम लोग देश आजाद हुआ है, मगर सही इतिहास, सबका जो कंट्रीब्यूशन था, वो हम लोग सही ढंग से आज पेश नहीं कर पाया देश के सामने। चलिए, तो चंद्र कुमार बोस जी, आप कह रहे हैं कि जो इतिहास सही तरीके से सामने आना चाहिए था 7 दशक के बाद, वो इतिहास भी सामने नहीं आ पाया है। बड़ी जिम्मेदारी इतिहासकारों के ऊपर है, मीडिया के ऊपर भी है, और इस सब के बीच बड़े सवाल भी हैं युवा पीढ़ी के बीच में, जिनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस देश के आजादी के नायकों को उचित सम्मान बीते 7 दशक में मिल सका या नहीं मिल सका, और मौजूदा दौर में जो कुछ राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल रही है उसकी वजह क्या है? वाकई राजनीतिक नेतृत्व में गंभीरता है या सियासी फायदा लेने की कोशिश है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे सवाल करने के लिए युवा पीढ़ी भी मौजूद है, और सवालों के साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल जी, खड़े हो।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि हम क्यों ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति कर रही है। वो पटेल की मूर्ति बना रही है, वो अंबेडकर का म्यूजियम बना रही है, वो शिवाजी की मूर्ति बनाने जा रही है। वो हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हमारे जवान शहीद भी हैं उनके बारे में हम चर्चा भी नहीं करते हैं। ठीक है, प्राथमिकता में कौन? जी सर, मेरा सवाल फिर से बीजेपी से है कि उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का स्टैचू क्यों नहीं बनवाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही स्टैचू क्यों बनाया? तो क्या बीजेपी फिर से हिंदुत्व की और प्राथमिकता दे रही है? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम का स्टैचू क्यों नहीं? सर, मेरा सवाल ये है कि ये सब जो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं तो ये सब इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होती है, वैसे क्यों नहीं करते? ठीक है, तरुण चुग साहब, देखिए सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं और ज़्यादातर सवाल आप ही से पूछे गए हैं और सवाल ये कि सब कुछ आप सियासत के लिहाज से तो नहीं कर रहे। 2018 में ही मूर्ति का उद्घाटन क्यों तब, जबकि 2019 में लोकसभा का चुनाव होना है। और यह ध्यान रखना ये जरूरी है कि मिर्जापुर से एक विशेष ट्रेन चलती है जिसको हरी झंडी अनुप्रिया पटेल दिखाती हैं, पूर्वांचल के पटेल वोटर को लुभाने की उम्मीद के साथ। तरुण चुग साहब, इस देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी हमारे अच्छे नेता थे, लेकिन उनके नाम पर 90 स्मारक और 90 योजनाएं चलती जी। इंदिरा गांधी जी के नाम पर 132 योजनाएं और स्मारक हैं। राजीव गांधी जी के नाम पर 209 स्मारक व योजनाएं हैं, लेकिन सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जी और इन लोगों को पीछे फेंका गया। सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस ने बनाया, यहाँ पर कुछ बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि वास्तव में सिर्फ मूर्ति तक ही मामला सिमट गया या गंभीरता दिखती है। ठीक है, तरुण चुग साहब अपने अपनी बात दर्शकों को बता दें। आलोक जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिरोज वक्त साहब जुड़ रहे हैं, फिरोज वक्त अहमद साहब, जो मैं आपको बता दूं। तरुण चुग साहब सुनिए जरा, फिरोज वक्त अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते हैं, उनके भाई के बेटे हैं। और फिरोज वक्त अहमद साहब, एक सवाल यहां पर युवा पीढ़ी ने यह भी पूछा था कि आपने सरदार पटेल की प्रतिमा तो बना दी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की क्यों नहीं? कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल वाजिब। हाँ, देखिए, जब ये बच्ची ने सवाल किया था तो थोड़ा सा कुरेद मेरे अंदर पैदा हुई थी। मैं देखिए एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ है, पंडित नेहरू का ताल्लुक़ है, जवाहरलाल नेहरू के अलावा गांधी जी का ताल्लुक़ है, तो ये इनकी समझिए एक तिकड़ी थी, उसमें गांधी जी इनके रहनुमा थे, सब उनकी बात सुनते थे। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे साथ कांग्रेस के मेरे दोस्त बैठे हैं, आलोक वर्मा जी। देखिए सुनिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या रही, उसमें परिवारवाद बहुत हो गया। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक इतिहास की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नायकों को लेकर जो कुछ बीते दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है, क्या वो सरकार की गंभीरता है, ईमानदारी है या वाकई राजनीतिक मायने हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे सवाल लगातार करेंगे। देश की युवा पीढ़ी सवाल करने के लिए मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लोकतंत्र की गूंज थी, ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दिया। लोकसभा में नेहरू की विरासत पर सवाल उठाते पीएम मोदी। एक परिवार की पूजा तक सीमित रही है कांग्रेस की सरकारें, दूसरी सियासी हस्तियों को नजरअंदाज किया गया। यही आरोप पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता लगाते रहे। सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर हो या फिर सुभाष चंद्र बोस, बीजेपी का यही कहना है कि इन दिग्गजों के योगदान को नजरअंदाज किया गया। बीजेपी यही दावा करती रही है। आईएनए की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम ने फिर से सियासी दिग्गजों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कोई अपनी विरासत नहीं है और पार्टी दुष्प्रचार के जरिए आजादी के आंदोलन की विरासत को हथियाना चाहती है। जानबूझकर सियासी दिग्गजों के बीच मनमुटाव की खबरें फैलाई जा रही हैं। टीम न्यूज नेशन। चंद्र कुमार बोस सर, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि कांग्रेस को उनका आजादी का आंदोलन करने का जो तरीका था वो पसंद नहीं था, क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो तरीका पसंद नहीं था। लेकिन आजादी के साथ साथ कुछ चीजें और घट रही थी। मतलब विश्व युद्ध में भारत का समर्थन, अंग्रेजों को एक तरीके से हैदराबाद के निजाम के खिलाफ फौजी एक्शन, आजादी के बाद, आजादी के दरमियान कश्मीर में सेना की तैनाती, क्या कुछ अलग था इसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और जो आजादी के दरमियान इस तरीके के फौजी एक्शन या सख्त एक्शन लिए जा रहे थे? क्या कहीं अंतर आपको नजर आता है या अंतर नहीं था? सवाल नेताजी की लोकप्रियता को लेकर था। देखिए, आजादी की लड़ाई में काफी लोग शामिल थे,
मगर ये जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो बता रहे, जब आजाद हिंद फौज इम्फाल के रास्ते में लड़ाई के लिए चले और मोइरांग में जाके, आप जानते 14 अप्रैल 1944 साल में आजाद हिंद फौज मोइरांग कैप्चर कर लिया, ब्रिटिश सैनिक को मार के निकाला गया और नागालैंड और मोइरांग इन मणिपुर आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठित हुआ था। उस टाइम आजाद हिंद फौज का ऊपर आदेश था, ये था कर्नल शौकत अली मलिक जो बहादुर ब्रिगेड का नेतृत्व में था, उनका ऊपर आदेश था आप दिल्ली चलो और लाल किले में जाके तिरंगा झंडा लहराओ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेताजी का आदेश को संपूर्ण किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मगर उस टाइम कांग्रेस का नेतृत्व आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज के खिलाफ काम किया, देश की प्रति गद्दारी किया था कांग्रेस लीडरशिप। प्रोफेसर मक्खनलाल, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इतिहास के मुताबिक जिसका जिक्र यहाँ पर आलोक जी ने 2 बार किया कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब संघ कहां था। तथ्यों के आधार पर इतिहास के मुताबिक संघ कहां था सर? संघ अंग्रेजों की फौज में भर्ती करा रहा था, प्रोफेसर अंग्रेजों के साथ खड़ा था। इन्होंने कहा संघ ने भर्ती कराई, मैं ये दिला रहा था कि गांधी जी जैसे सर्वोच्च नेता, जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने भी अंग्रेजों के कहने पे सेकेंड वर्ल्ड वार पे एक्सिस पावर को जीतने के लिए भर्ती कराई। सर मैं कह रहा हूं 47 से पहले की लड़ाई में संघ की भूमिका कहां? प्रोफेसर मक्खनलाल, मेरा सवाल है 47 की आजादी से पहले संघ की भूमिका कहां? 47 की आजादी के पहले 1925 से लेके अगर आप देख लीजिए 1939 तक, उसके पहले नागपुर में, मैं संघ का विचारक नहीं हूं, संघ का इतिहास के हिसाब से, लेकिन इतिहास के हिसाब से 1939 में या 1934 में भी हेडगेवार ने कहा कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा किसी भी तरह के, लिहाजा वो जब आजादी के आंदोलन में भाग लेना चाहते थे तो उन्होंने सरसंघचालक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने भाग लिया, वो जेल भी गए। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि हम राजनीति में संघ कभी नहीं जाएगा। इसके अलावा एक चीज और भी है कि उसके बाद से 1923 में भी वो कांग्रेस के मेंबर थे, ये ध्यान रखिएगा हेडगेवार, और जब नागपुर के वो हुए हैं दंगे, उससे वो बहुत व्यथित हुए, फिर भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, 1934 तक कांग्रेस में थे और जेल भी गए आंदोलन में। अगर ये बात नहीं पता है कांग्रेस जी, उर्मिलेश सर राजनीतिक इतिहास को आप भी लगातार समझाते आए सर। 1930 के कांग्रेस के पूर्ण स्वराज आंदोलन को संघ का निजी तौर पर समर्थन था, इस तरीके की बात पढ़ने को मिलती है। जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे महात्मा गांधी के कहने पर, इस बात का जिक्र मिलता है। संघ की भूमिका पर जब कांग्रेस सवाल उठाती है तो क्या वाकई वो सवाल भी वाजिब है? थोड़ी देर के लिए हमको बोलने दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए बोलने दिया जाए जी, बोलिए। देखिए पहली बात यह है कि देखिए मैं कोई संघ का उस तरह से संघ पर मैं विवाद नहीं पैदा करना चाहता जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता एक दूसरे पर करते हैं। एक अध्येता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में मेरी जो जानकारी है, मैं कोई सुमित सरकार की तरह या रोमिला थापर की तरह या शेखर बंदोपाध्याय की तरह मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन जो इतिहास के छात्र के रूप में मैंने पढ़ा है वो ये कि 1925 से गठित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन वो भारत की आजादी की लड़ाई में कहीं उसकी अग्रगण्य या उल्लेखनीय भूमिका नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो बड़े नेता थे, उसके जो संघ कारवा थे, उसके जो संघ चालक थे, वो आजादी की लड़ाई से अपने को दूर रखते थे, बल्कि कई जगह वो कांग्रेस और जो रिवोल्यूशनरी लोग थे उनसे असहमतियां जाहिर करते थे। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, संघ से जुड़े या मतलब एक तरह से यूं कहा जाए जो आज की हिंदुत्व राजनीति है उसके सबसे बड़े सितारा जो उस वक्त की आजादी की लड़ाई के माने जाते हैं कि महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, वीर सावरकर। हम सब जानते हैं कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी अंग्रेजों से माफी मांग करके वो बाहर आए। तो इसी तरह की देखिए माफी आपके पास तरुण चुग साहब, अगला सवाल आप ही से है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर मक्खनलाल के पास आऊंगा। प्रोफेसर मक्खनलाल 30 सेकंड प्रोफेसर मक्खनलाल जी जो बात उर्मिलेश जी बता रहे हैं तथ्यात्मक रूप से आलोक जी बात कीजिए। सावरकर डोमेन में है, सावरकर की माफीनामा जो है उनके एक नहीं कई वो डॉक्यूमेंट जो बात उर्मिलेश जी कह रहे हैं तथ्यात्मक रूप से क्या कुछ गलत आपको नजर आता है? डॉक्यूमेंट उर्मिलेश से सुन लेते हैं, तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत नजर आता है क्या? उर्मिलेश जी ने अपनी जो बात रखी, उन्होंने कुछ इतिहासकारों का नाम लिया जिनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ के रखी, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने ये बात कहा कि किसी सरसंघचालक ने पार्टिसिपेट नहीं किया,
तो हेडगेवार कोई कार्यकर्ता गली के नहीं थे, वो सरसंघचालक थे जब वो जेल गए। उन्होंने कहा एक बात और कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध थे। कलकत्ता की अनुशीलन समिति के वो मेंबर थे। अनुशीलन समिति के बारे में इस समय डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात कर रहा हूं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। मैं उस क्रांतिकारी आंदोलन की बात यहाँ कर रहा हूँ। मैं बंकिम चंद्र के किसी अनुशीलन आंदोलन मैं बता रहा हूँ कि उस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, अनुशीलन आंदोलन की बात सुन लेते। आप किसी इतिहास को पढ़ के बता रहे हैं, लेकिन ये सवाल आंदोलन की बात मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान लिया। नहीं, वो एक बड़ा आंदोलन था, मैं मानता हूँ इस बात को। अरे सर, लेकिन आरएसएस की उसमें हिस्सेदारी उल्लेखनीय कहीं से भी नहीं है। अरे उर्वेश सर माफ कीजिएगा, मक्खनलाल जी माफ कीजिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है तरुण चुग साहब। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आजाद भारत की नींव रखी थी, पहली सरकार बनाई थी, तब जवाहरलाल नेहरू जी के सामने जब बात आई कि दिल्ली चलो का उद्घोषण हुआ है, तो अगर आजाद हिंद फौज दिल्ली पहुंचेगी तो जवाहरलाल नेहरू जी आपका और कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं कांग्रेस का स्टैंड आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं संघ और बीजेपी का स्टैंड आपसे पूछ रहा हूँ। तरुण चुग साहब, संघ का स्टैंड, संघ की भूमिका, संघ की हिस्सेदारी, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ा कर रही है। तरुण चुग साहब, सवाल कांग्रेस को लेकर नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका को लेकर आपसे सवाल पूछा है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संघ की भूमिका पर जवाब दीजिए तरुण चुग साहब। क्रांतिकारियों के साथ अंडरग्राउंड मूवमेंट जो चल रही थी और माफीनामे पता है। सुनिए, देखिए ऐसा है, मैं एक टिप्पणी छोटी सी करना चाहता हूं। पहले बात आई थी सुभाष चंद्र बोस जी की और नेहरू जी की। एक मैं बात बता देना चाहता हूं, जिस तरह की आजादी की लड़ाई थी हिंदुस्तान की, उस तरह की लड़ाई के लिए दो विंग्स चाहिए थे, दो हिस्से। एक तो नॉन वायलेंस का, जो गांधी जी और पंडित नेहरू, मौलाना आजाद कर रहे थे। दोनों तरह की लड़ाई जरूरी है, पीसफुल भी और फौजी भी। और जहां तक सुभाष चंद्र बोस जी का था, वो बड़े पॉपुलर हो रहे थे। 40 से लेकर 44 तक उनके आगे कोई नहीं टिक रहा था, ना पंडित नेहरू ना गांधी जी। ये चीज नेहरू ने समझ ली कि ये ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, नेहरू ज्यादा लोग पसंद नहीं नेहरू जी ने, और यही देश के पहले नेहरू जी समझ लीजिए। नेहरू साहब, बिल्कुल ठीक है, नेहरू साहब बोल रहा हूँ। नेहरू साहब को बात पसंद नहीं आई। सुनिए कि सुभाष चंद्र बोस मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से नेहरू जी ने सवाल मेरा चंद्र कुमार बोस जी आपसे है। जब जब सुभाष चंद्र बोस का जिक्र होता है तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर दुश्मन बनते जा रहे थे। लेकिन जब हम चुनाव को देखते हैं सर, जब सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, तब विरोध तो दरअसल में महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी ने जो उम्मीदवार उतारा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो पंडित नेहरू नहीं थे। फिर ये विरोधाभास की जो बात है वो आपके जहन में कैसे आती है चंद्र कुमार बोस जी? देखिए, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए आजाद हिंद फौज में एक गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड उन्होंने किया था जी। मगर ये आज बात की जो ये हो रहे डिस्कशन हो रहे, पंडित नेहरू वो सम्मान वो वापस देता था कि नहीं, रेसिप्रोकेट करता था कि नहीं? बिकॉज पंडित जी ने बोला था, इफ सुभाष comes with Azad Hind Fauj to the India, I will fight him with a sword. तो एक जेलसी का ये था पंडित जी के पास। उसके बाद एक हम आपको समय दीजिए, अब बहुत चिल्लाते हैं सब कोई, प्लीज लिसन टू मी। आईएनए जो देश के पहले प्रधानमंत्री किस तरह से करेंगे, आईएनए मेमोरियल जो माउंटबेटन ने उड़ाया था, माउंटबेटन उड़ाया था सिंगापुर में। पंडित जी को उधर जाने का बात था 1946 में, 18 मार्च 1946 में उनको जाने का था। पंडित जी गया नहीं, पंडित जी माउंटबेटन का आदेश मान के आजाद हिंद फौज आईएनए वॉर मेमोरियल साइट में नहीं गया, कारण माउंटबेटन का इंस्ट्रक्शन सुना। इसी पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिवाइडेड डोमिनियन ऑफ इंडिया।
अखंड भारत की प्रधानमंत्री वो नहीं था। ठीक है चंद्र कुमार बोस जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। और सबसे पहले उर्मिलेश जी आपसे समझना चाहूंगा, जो 2018 में दिख रहा है जिसमें बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि साहब डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, तमाम नेता, सर छोटू राम, सबको तवज्जो दी जा रही है, सम्मान दिया जा रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक है? और क्या वाकई 2019 में वोटर इन मुद्दों के आधार पर वोट तय करेगा? सबसे पहले अंबेडकर को महान और बहुत सम्मानित करने की बात इस सरकार ने की। अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई, उनके लिए स्मारक बना दिया गया, बिल्डिंग पिटवा दी गई, लेकिन इतने फूल, इतनी माला बिछाई गई कि पूछे मत। लेकिन अंबेडकर ने जीवन भर जो भी लिखा, जो अंबेडकर फाउंडेशन के जमाने में 17 वैल्यू में आया, उसको छपने नहीं दिया गया, उसको आउट ऑफ प्रिंट रखा गया है आज तक। अंबेडकर का साहित्य आम लोग न पढ़ सकें, इसका इस सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। सिर्फ माला फूल चढ़ाओ और जाओ। और जो लोग अंबेडकर के समर्थक हैं, जब कोरे गांव में जाते हैं तो उन पर मुकदमा कर दिया जाता है देशद्रोह का। बिल्कुल होने चाहिए। और मौलाना आजाद को सबने इग्नोर किया है, ना सिर्फ कांग्रेस ने किया है बल्कि मौजूदा सरकार भी इग्नोर करी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात देखिए, 125 साल जब मौलाना आजाद के बर्थ एनिवर्सरी को हुए, कांग्रेस भूल गई। पंडित नेहरू के 125 साल हुए, इंटरनेशनल उस पर जश्न मनाया गया। और 125 साल सरदार पटेल किसी ने याद किया, गुजरात में जब मौलाना आजाद को, चंद्र कुमार बोस, ठीक है फिरोज जी आपने अपनी बात, नरेंद्र मोदी जी फिरोज सर सुन लीजिए। अरे फिरोज सर आप बोले जा रहे हैं। आजादी का लड़ाई में जो भी शामिल थे उनको सही जगह दे रहे। अब देखिए 1978 में नेताजी का पोर्ट्रेट लगा था पार्लियामेंट में, क्यों? वो भी अटल बिहारी वाजपेयी, जब मोरारजी देसाई जी का जनता पार्टी सरकार थे उस टाइम में लगा था। इतना साल क्यों लगा? नेताजी का जो लिबरेटर ऑफ इंडिया था 1978 में उनका पोर्ट्रेट लगा, ये बहुत गलत बात है। उसके बाद आजाद हिंद फौज जो शेष लड़ाई किया था, उनका कोई मेमोरियल क्यों नहीं लगा? तरुण चुग साहब वोट भी मांगेंगे क्या? खड़क बिना ढाल सुभाष चंद्र साहब वोट भी मांगेंगे क्या इस मुद्दे पर? सैनिक भूल गए, भगत सिंह भूल गए। तरुण चुग साहब वोट भी मांगेंगे क्या इस मुद्दे पर? अरे वोट में ये देश के सम्मान की बात है। भगत सिंह के नाम पर 5 एयरपोर्ट बना दिया आपने। 75 साल बीजेपी दावा कर रही है कि वो वोट नहीं मांगेगी 2019 में इन नायकों के नाम पर, उनको दिए गए सम्मान के नाम पर। लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल हैं और जानकारों की अपनी दलीलें और अपने अनुभव के आधार पर अपने तर्क। आप खुद तय कीजिए कि नायकों को सम्मान कितना मिल पाया, कितना नहीं मिल पाया, क्या कुछ उनकी भूमिका थी, क्या उसके साथ इंसाफ हो सका या नहीं, और सियासत हो रही है नहीं, ये भी आप खुद तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, इंडिया बोले में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।